अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से बात करेंगे। आज के दिन हम कह सकते हैं फोर्थ ट्रेडिंग सेशन है और मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। इस हफ्ते एक वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखी गई है वाज़े तौर पे, यानी कि मंडे के दिन हमने गिरावट देखी, फिर ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा सेटल हुई, वेडनेसडे के दिन मार्केट में फिर थोड़ी सी गिरावट आई और स्टेबिलिटी के साथ, लेकिन आज के दिन मार्केट ने थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हुए एक अच्छी चेंज के साथ मार्केट का क्लोजर किया। और एक अच्छी बात यह है कि जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो 1,71,000 है। इट मींस के हमारे पास जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन पाई जा रही है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वॉलेटाइल मार्केट भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन इख्तियार कर सकती है। तो आज के दिन इसके हवाले से हम डिटेल्स बता रहे हैं आपको, साथ साथ आपको बताएं कि सिपैक 2.0 के हवाले से बात करें। प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी कीन कि सिपैक के हवाले से तमाम इनिशिएटिव्स इकॉनमी के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन इख्तियार करें। और आज हम ये देख रहे हैं कि चीन के साथ ताउन को मज़ीद वसअत देनी चाहिए। सिपैक 2.0 के हवाले से जहाँ हम बात कर रहे हैं वह बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़रोग सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान एंड चाइना जॉइंट वेंचर्स कितना ज़्यादा आने वाले दिनों में B2B रिलेशन को बिल्डअप कर सकता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप को जितना स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहे हैं उतना ही ज़्यादा अब B2B ये जो सेकंड फेज़ है इसमें B2B जो मरहला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएं कि गवर्नमेंट ने कतर से LNG के 3 और स्पॉट्स मार्केट जो है वो एक कार्गो हासिल कर लिया है। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। और आपको बताएं कि पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक के हवाले से, यानी कि अगर दोनों ही जो हम देखें कि वर्ल्ड बैंक की एक पाकिस्तान के लिए 5 ईज प्रोग्राम में जो एक हम कह सकते हैं असिस्टेंस है वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है। उड़ान पाकिस्तान जो कि एक हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उसमें भी। और साथ साथ अगर हम डिफरेंट हेल्थ सेक्टर्स के हवाले से बात करें तो वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस फाइनली हम कह सकते हैं दिखाई भी दे रही है और साथ साथ उनकी असिस्टेंस वाजे है। तो आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे कितना ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर इनकी एक असिस्टेंस है वो आने वाले दिनों में भी मज़ीद एक अहमियत इख्तियार कर सकती है। और साथ साथ सबसे ज़्यादा जब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, वहीं हम देख रहे हैं ख़ासकर जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जाते हैं, यानी कि वर्क फोर्स हम भेजते हैं यहाँ से और वो वाइट कॉलर जॉब्स के लिए सीख करते हैं, तो अब वो ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो भी हम पाकिस्तान से जो है वो एक ट्रेंड एम्प्लॉयज़ भेजेंगे और इससे एक रेमिटेंसेस भी पड़ेंगे हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको बताएं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो ये सूरत हाल है इसको देखते हुए वजारत बहरी उमूर एंड FBR ने कुछ अहम स्ट्रेटजिक चीज़ें या फ्रेमवर्क है वो इख्तियार किया है। तो क्या क्या नई चेंजेस होंगी, क्या रिफॉर्म्स होंगे, आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशंस करेंगे। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे बजट के दिन करीब आ रहे हैं वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से या नए हम कह सकते हैं प्लान्स वो सामने आ रहे हैं। तो पॉलिसी मेकर्स आर वेरी कीन के किसी तरीके से नई पॉलिसीज़ भी आएँ और इकोनॉमी के नंबर्स बेहतर हो। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियोज, मौजूद है ज़फ़र बख्तावरी साहब। आप बिजनेसमैन भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू। और हम स्टॉक मार्केट की पोजीशंस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सर से एक कमेंट लेते चलूं। सबसे पहले ज़फ़र साहब ये बताइए कि हम देख रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन और साथ साथ ख़ासकर अगर हम बात करें कि बजट से पहले थोड़ी सी पॉलिसीज़ के हवाले से या हम देखें कि जो प्लान्स हैं वो सामने आ रहे हैं, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो एक्टिविटीज़ हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए जो FBR की जानिब से या जो वजारत बहरी उमूर की जानिब से कुछ प्लान्स बनाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को? और साथ साथ जो ये जो ग्लोबल कंडीशन है ये कितना इम्पैक्ट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो इशू डेवलप हुआ और उसमें जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो इशू इस वक्त बिल्डअप हुआ है, इस तमाम के तनाज़र में अगर आप देखें तो खुदा के फजल व करम से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो बिल्डअप हो रही है और पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। और इसके अंदर हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा रोल अदा किया है। लेकिन इस जो मौक़े हैं इनको मटीरियलाइज़ करने के लिए हमें लगता है कि इस बजट में हमने कोई खातिर खा इंतज़ामात करने की सोच नहीं रहे। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात यह है कि हमें फ़ौरी तौर पर गवादर जो है, पोर्ट जो है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। इस बजट में उसके लिए खसूसी फ़ंड जो है वो मुख्तस करने चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है ना ये जो मॉडल है चाइना ने जो पाकिस्तान के साथ जो CPEC किया और फिर CPEC 2 पे हम काम कर रहे हैं,
तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है उसका वो गवादर है। तो गवादर के अंदर जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी तो ये सारे का सारा सी पैक चाहे वो 1 था या 2.0 है ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि गवादर की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर काम करें और अभी तक हमने इसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन अब हमें मुश्तरका तो अभी वज़ीर आज़म का जो दौरा हुआ है चाइना का उसमें इस पर एक मुफाहमत हुई है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद इसके बड़े मुस्बत नताइज जो है इस पर सामने आएंगे। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का जो इशू है इसके अंदर जो भी मामलात हैं इसमें जो पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसके जो बेनिफिट्स हैं और पूरे इस रीजन की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी असरात होंगे। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें मुझे जैसे यूँ लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस पूरे खित्ते के अंदर जो गल्फ़ के जो ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, तो ये जो मुल्क है ना आने वाले दिनों के अंदर ये नज़र आ रहा है कि अब जो अमेरिका है वो शायद उस तरीके से इस रीजन के अंदर वो अपना रोल प्ले ना कर सके और उसके लिए एक अल्टरनेट रोल के लिए पाकिस्तान जो है वो सामने आएगा। तो उसमें हमें यकीनन हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे कहीं भी हो हम चाहते हैं कि सारे का सारा जो मामला इसमें हम अकेले ग्रैब करें। अफगानिस्तान के अंदर भी यही हुआ। अब इस इशू में भी हमें चाहिए कि हम अपने दोस्त ममालिक हैं, टर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, मिस्र है, हम इनको साथ लेकर आगे बढ़ें तभी हम इस रीजन के अंदर एक मेन प्लेयर के तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। आपने सही फरमाया। और अगर इस रीजन के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो अब वाज़े दिखाई दे रही है। तो इसके हवाले से क्या देखते हैं आप, किस तरीके से पाकिस्तान को अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, किस तरीके से पाकिस्तान को इस कंडीशनैलिटीज़ जो अभी चल रही हैं या ये जो एक सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हम देखें हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स के हवाले से तो इस बार गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि तकरीबन $40 बिलियन से अबव जाना है, जो कि $35 बिलियन हम क्यूमुलेटिव कर भी पाएंगे। लेकिन ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं तो हम इसको अवेल कैसे करेंगे? देखिए बात यह है कि जो एक्सपोर्ट होती है वो किसी मुल्क की ब्लड लाइन होती है और अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी अदारे हैं ख़ास तौर पर उनका ये फोकस ही नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है कि कितना टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करना है, कितना से ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी को निचोड़ना है और जिसके नतीजे में क्या होता है। देखिए मैं एक आपको थोड़ी सी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब 2010 में हमारा जो टोटल हमने रेवेन्यू कलेक्ट किया था वो 1300 अरब रुपये था और हमारी जो डेट सर्विसिंग थी वो तकरीबन 600 अरब रुपये के बराबर थी। अभी देखें 2026 का जो हम बजट बना रहे हैं उसमें हमारा जो टारगेट है हम तकरीबन 16,000 अरब रुपये जो है वो रेवेन्यू की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जबकि हमारी डेट सर्विसिंग जो है वो 8,000 अरब रुपये से भी ऊपर जा रही है। तो ये एक ऐसा दलदल है, एक ऐसा डेट ट्रैप है जिसके अंदर पाकिस्तान फंसता धंसता चला जा रहा है और पाकिस्तान लेकिन देखें सर अभी तो ऑफ कोर्स जब बजट आ रहा है और कुछ चीज़ें जब चेंज हुई हैं तो यकीनन इसके ऊपर भी काम होगा। यू आर वेरी राइट कि हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमें अवेल भी करने हैं, लेकिन अपने जो पास्ट डिसीजंस हैं उनको भी बेहतर करना है। ये भी बताइएगा, आपने सिपैक के हवाले से जिक्र किया, गवादर का आपने मेन रोल करार दिया, तमाम जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इसके हवाले से क्या कहते हैं? इस बार हम देख रहे हैं कि हमारे पास नई जो कन्वेंशनल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट्स सामने आई हैं, जैसे कुक्ड मीट के हवाले से देखें हम वो एक्सपोर्ट हो रहा है। कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एसएमईज स्टार्ट हो गए हैं छोटी छोटी एक्सपोर्ट करना। स्मेडा एंड अलीबाबा ग्रुप का एक MOU साइन हुआ है जिसमें हम बायर सेलर डायरेक्ट B2B मीटिंग्स होंगी और ऑफ कोर्स वो होती भी जा रही थी लेकिन अब ऑफिशियल चीज़ें हो रही हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं और ख़ासकर छोटे कारोबारी हजरात को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए बात यह है कि एक पिछले चंद सालों में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है उसके बाद मुल्क के अंदर इकानमी को बेहतर करने के लिए बड़े मुस्बत इक़दाम किए गए हैं और यकीनन इससे बेहतरी आई है। लेकिन देखिए जो हकीकतन इकानमी का जो असल जो ज़रूरत है वो सबसे पहली है सिक्योरिटी। मतलब कि सिक्योरिटी ये है कि देखिए बलूचिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, KP के अंदर सिक्योरिटी का इशू है,
उसको हम रिजॉल्व जब तक नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों के अंदर बहाल नहीं होगा। चलिए, बैरूनी सरमायाकार सर इसके ऊपर बात होगी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे यकीनन पॉलिटिकल शोज में काफी बात होती है। मैं चाहती हूँ कि बिजनेस एम्फेसिस आप करें क्योंकि ये बिजनेस शो है। नहीं तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब तक आप बिजनेस के हवाले से मैं बात करता हूँ कि देखिए जब तक इंटरेस्ट रेट इस वक्त 11.5% है, जब तक इस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी, इकोनॉमिक जोन कैसे बनेंगे। अब बाहर के लोग भी नहीं आते ना, अब वो क्यों आए कि जब इंटरेस्ट रेट इतना है। मतलब कि जब तक इंटरेस्ट रेट 3-4% नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि मौजूदा बजट में इसके ऊपर सीरियस कंसिडरेशन होनी चाहिए कि अगर हमने इस मुल्क की इकानमी को आगे लेके चलना है, इस मुल्क के जॉब क्रिएशन करनी है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। वो तभी होगी जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर आपने इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो उसके लिए आपको जो कास्ट ऑफ द डूइंग बिजनेस है उस पे काम करना, मैन्युफैक्चरिंग को, ताकि मैन्युफैक्चरिंग पे। देखिए हमारा एक बहुत बड़ा एज था पूरी दुनिया के ऊपर, वो था कि हमारी लेबर बहुत चीप थी। अब मैं अभी लंदन जाता हूँ तो मुझे पूरे लंदन में, पूरे यूके के अंदर कहीं कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आती, इसलिए कि वहाँ पे कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज़्यादा हो गया है कि उन्होंने अपनी कहा इंडस्ट्री है ही नहीं है। वो सारी की सारी चाइना से बनाते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, और अपना जो है ना ब्रांड का लगाते हैं, सेंट माइकल का, सबका। और वो तो ये काम कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर जो है उसको उन्होंने प्रमोट किया अपने मुल्क के अंदर। पूरी दुनिया के जो लोग हैं, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जब चीजें बन रही हैं तो ब्रांड्स बनने चाहिए। आपकी बात से मैं ये समझी हूँ कि एक तो मैं खुद अपने ब्रांड बिल्डअप करने चाहिए, और दूसरा जो हमारा कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको कम करने के लिए इसके अंदर जितने भी है, जैसे मैंने इंटरेस्ट रेट की बात की है, इस तरह से जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, इसके रेट कम होने चाहिए। और ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, ये तो लेबर इतनी हमारे यहाँ चीप है कि अब चाइनीज जो है वो यहाँ पर आके इसलिए इंडस्ट्री लगा रहे हैं कि चाइना के अंदर भी जो मैन पावर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो इस चीज़ को, और हमें भी ये एज होगा कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, हाँ हमारे पास एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल जाएंगे हमें। बिल्कुल। अच्छा जफर साहब, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की जहाँ बात कर रहे हैं, हमारे पास टेक्सटाइल के हवाले से बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। हम हमेशा से ये एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं तो टेक्सटाइल्स की जो एक्सपोर्ट होती है वो एक अच्छा बड़ा चंक हमेशा से एक्सपोर्ट के नंबर्स में दिखाई देता है। इस बार हम राइस में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक इजाफा देखा गया है, IT सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और भी अगर हम देखें तो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। तो आप क्या समझते हैं इसके अलावा भी कुछ ऐड ऑन होना चाहिए? जैसे ब्लू इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी है, तो हमारे पास ये ऑप्शंस होने चाहिए कि हम ऐसे एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाएं, क्योंकि हमारे रेमिटेंसेस तो $42 बिलियन को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपोर्ट अभी भी थोड़ी कम है। थोड़ी कम नहीं, बहुत कम नहीं, है। 42 के हवाले से अगर इसके पैरेलल मतलब कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, मतलब कि बहुत से छोटे छोटे मुल्क जो हैं जिनकी वियतनाम ले लें, और वो बिल्कुल तबाह हो गया था, अब उसकी $200 अरब से भी ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट है। बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया है। तो मकसद ये है कि एक्सपोर्ट में हमारी जो फोकस है, हम अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिला के, एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेस को मिला के इंपोर्ट का मुकाबला कर पाते हैं, वो भी समटाइम्स डेफिसिट हो जाता है। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए, इसको लेवल करने के लिए और इससे आगे निकलने के लिए क्या इकदाम लेने चाहिए? देखिए उसके लिए सबसे बेहतर बात यह है कि जो एक्सपोर्टर्स है उसको इस कौम का हीरो बनाना चाहिए, उसको एक हीरो का स्टेटस मिलना चाहिए। जो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा वो इस मुल्क का, इस कौम का हीरो होगा। लेकिन हम उस तरफ नहीं बढ़ते, हम बिजनेस। इस बार तो एक्सपोर्टर हजरात की मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, अभी प्री बजट मीटिंग हुई है, तो आप समझते हैं जो सुपर टैक्स और डिफरेंट टैक्सेस काइंड ऑफ हैं, तो इस बार रिलीफ देने के इकदाम हो सकते हैं? देखिए ना, ये आपने खुद बातें कर दी है, मैं उसकी तरफ भी आ जाता हूँ। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो 66% है, और ये दुनिया में शायद सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट है। तो इस टैक्स रेट के साथ कौन जो है पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करेगा? और ये SIFC के जो हम देख रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे भी ये बात टैक्स के हवाले से डिस्कस हो चुकी है। तो टैक्स रेट जो है ना, जब तक आप इस वक्त जो इंडिविजुअल और AOP का टैक्स रेट है वो भी 40% है, इसको कम से कम 20% पे आना चाहिए, ताकि कारोबार फ्लोरिश हो, लोग कारोबार करें, मुलाजमतें लोगों को मिले, आगे पाकिस्तान की इकॉनमी आगे बढ़े, इकॉनमी का पहिया चले। तो ये चीज़ें जो बुनियादी काम है, जब तक हम ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है ना, हम एक ऐसी मुश्किल की तरफ आगे जा रहे हैं। अगर हमें इसकी सबसे पहला जो हमारा है डेट सर्विसिंग, हमारा हम जो कमाते हैं वो सारा हम कर्जे पे वो है ना, गालिब के कर्ज की पीते थे मैं, और समझते थे कि हम रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती है, वो कभी भी नहीं लाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। और इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट इस वेरी पॉलिसी बना रही है, लेट्स सी के इतने
हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व किया जाए, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में करते करते ही हम आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे जो एक नोट पे या एक अच्छे सॉल्यूशंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कुछ हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं, वो देखते चलते हैं आज 100 इंडेक्स अपडेट्स के हवाले से क्या हमारे पास चीज़ें हैं, और साथ साथ पूरी मार्केट की जो थ्रू आउट परफॉर्मेंस है वो भी देखते चलते हैं। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,70,190.64 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,71,455.76, लोअर वाज 1,70,563.4 एंड फाइनली क्लोजर 1,71,175.5 यानी कि 984.86 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। नेक्स्टली हमारे पास कुछ वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। जी, ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। बीको इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.26 के इजाफे के साथ। 6.03 पे क्लोजर। 113.09 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एक अच्छे हेफ्टी वॉल्यूम्स के साथ हम देख रहे हैं फर्स्ट स्कॉट पे बीको। सेकेंडली PIBTL यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड 0.65 का इजाफा देखा गया। 17.32 पे क्लोजर रहा। 32.15 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। WTL थर्ड स्कॉट पे 0.02 का डिक्लाइन। 1.26 पे क्लोजर। 31.1 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली फोर्थ स्कॉट पे हेस्कॉल 0.89 का इजाफा देखा गया। 22.8 पे क्लोजर रहा। 29.68 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली TPLP 0.54 का इजाफा। 8.76 पे क्लोजर। 23 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कुछ कह सकते हैं हम अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी आज सामने आए हैं और साथ साथ उनके वॉल्यूम्स भी कुछ श्रिंक है, लेकिन मार्केट की जो एक स्टेबलाइज कंडीशन है सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, इसको मद्देनजर रखते हुए कल के दिन ये एक असम्पशन की जा सकती है कि मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे परफॉर्म करेगी। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,63,192 रुपीज़। आप देख सकते हैं लोकल मार्केट में गोल्ड की पर तोला प्राइस जो है वो थोड़ी सी गिरावट की तरफ है। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,97,534। फाइनली 3 लाख का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है वो आते हुए दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 4,442.43। नेक्स्टली ऑयल WTI पर बैरल $95.06, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $96.62। ऑयल प्राइसेस में भी एक डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन फाइनली दिखाई दे रही है, विच इज़ गुड फॉर द इन्फ्लेशन। जैसे जैसे लोकल मार्केट पे इम्पैक्ट होगा वैसे ही इन्फ्लेशन के नंबर्स कम होंगे और हम कह सकते हैं कि पॉलिसी अनाउंसमेंट जो होगी उसके ऊपर भी वाज़ेह इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं हमारी जो एक पॉलिसी रेट को भी, क्योंकि इन्फ्लेशन इससे पुश होती है। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं करेंसी के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 323.04 रुपीज़, सेलिंग वाज 323.62। यूके पाउंड बाइंग रही 373.63, सेलिंग वाज 374.31। US डॉलर बाइंग रही 278.35, सेलिंग वाज 278.85। चाइनीज ऑन बाइंग रही 41.07, सेलिंग वाज 41.14। नेक्स्टली GCC करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.15 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.28। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.79, सेलिंग वाज 75.98। कतरी रियाल बाइंग रही 76.44, सेलिंग वाज 76.58। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 907.42, सेलिंग वाज 909.05। ये थे करेंसी अपडेट्स। आज की मार्केट में डिटेल्स डिस्कशन हुई है। ज़फ़र बख्तावरी साहब मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस में गिरावट आ रही है, तो क्या आप समझते हैं लोकल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट आएगा? तो फाइनली जो आपका एक भी आपने एक बड़ा हम कह सकते हैं कि इशू रेस किया था कि पॉलिसी रेट कम होना चाहिए जिसकी वजह से बिजनेसेस चलते हैं, तो आप समझते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन पुश हो रही है इसको भी देखना होगा, तमाम चीज़ों को भी मैनेज करना होता है, तो अब ऑयल प्राइसेस कितना इम्पैक्ट दे सकते हैं? ये देखिए, ऑयल का इम्पैक्ट हमारी इकानमी पे बहुत मेजर होगा, इसलिए कि अभी जो बता रहे हैं आप, ये मज़ीद मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद दिनों के अंदर जो ईरान और अमेरिका का जो इशू है वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को सेंटीमेंट जो है, जैसे आप बता रहे हैं
کہ ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے اوپر جائے گا, آئل کی پرائس نیچے آئیں گی, تو اس سے ملک کی اکانومی پر بڑے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیار ہونا ہوگا کہ ایک پاکستان کے لیے جو اپورچونٹی نکل رہی ہے اس پورے ریجن کے اندر, اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے گوادر کے لیے کیا کیا, ہم نے اس جو بلو اکانومی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا. یہ جو پورے کا پورا جو ریجن ہے اس کے اندر جو بیسک چینجز آ رہی ہیں, ایک پوری جو ان کی جو جیو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے اس کے اندر جو فارن پالیسی کی جو چینجز آ رہی ہیں, مطلب ہم کیسے فائدہ اٹھا سقتے ہیں, مطلب اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں. یہ اپورچونٹی ہے, ہم نیبر ہیں ان کے سب کے, جی سی سی کے. ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر لیا ہے, ہمیں قطر کے ساتھ بھی, یو اے ای کے ساتھ بھی اسی طریقے کے پیکٹ کرنے چاہیے تاکہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن اب ہم بھی تو 2 قدم آگے بڑھیں اور ان کو فیسیلیٹیشن دیں. سعودی عرب نے تو ہمیں 10 سال پہلے ڈیفنس پیکٹ کے لیے کہا تھا, لیکن آج شہباز شریف اور جناب عاصم منیر کی لیڈرشپ کے اندر یہ ڈیفنس پیکٹ پایا تکمیل کا پہنچا ہے. تو یہ آگے بھی کام مزید ہونے چاہیے تاکہ ہمیں سب چیزوں کا جو بینیفٹ ہے وہ ملے. ویل تھینک یو سو مچ ظفر مختابی صاحب ہمارے ساتھ موجود, ڈیٹیل انالیسس کیا, اور واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے کام جلد سے جلد ہونے چاہیے جیسے ہو رہے ہیں, پاکستان انیشیٹیوز لے رہے ہیں, اور خاص کر اب تو میڈیٹر کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے, تو نو ڈاؤٹ آنے والے دنوں میں بھی بہترین کام ہوں گے. چلیں ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, سیکنڈ سیگمنٹ میں خوش آمدید. اور بجٹ اسپیشل میں آج ہم ڈسکشن کریں گے ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے اور انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے. بجٹ کے اندر اکانومی کے نمبرز کو بہتر بنانے کے لیے انڈسٹریلائزیشن اور مینوفیکچرنگ پہ زور دینے کی بات چیت کی جا رہی ہے, اور ٹیکسز کے حوالے سے ریلیف فراہم کرنے کے لیے خاص کوششیں کی جا رہی ہیں, خاص کر ایکسپورٹر حضرات جو کہ ابھی میٹنگ بھی کر چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے, اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹ کے نمبرز کو بہتر بنانے کے لیے کیسے ان کو ریلیف دیا جائے. تو آج اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا, اور یقیناً اس کے پیش جب یہ کیا جائے گا تو اس میں تمام جو ٹیکسز کے حوالے سے یا ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں گی. تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایکسپیکٹیشن ہے 10 جون کو بجٹ پیش کیا جائے, تو آج اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے. ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے اور بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہو سکتا ہے, یہ بھی فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں 21 سال کے کم ترین بجٹ خسارے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے, جو کہ ڈیفیسٹ سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جاتا ہے. ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفیسٹس نہیں ہونے چاہیے, ڈیفیسٹس کو کنٹرول کرنا ہے پاکستان کے لیے. یہ اگر ہم لون کی ری پیمنٹ کی بات کریں تو جب یہاں بات ہوتی ہے تو ڈیفیسٹ سامنے آتے ہیں, اور ڈیفیسٹس کو کنٹرول کرنا ہی ضروری ہے. تو اس بار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو یعنی کہ ہم 21 ایئرز کے بعد یعنی کہ آفٹر 21 ایئرز یہ بجٹ خسارے جو ہے وہ اس میں کمی کی پیش گوئی ہے. تو آج ہم یہاں بھی بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بجٹ 2026-2027 کے لیے پی ایس ڈی پی کے حجم بڑھانے کا فیصلہ ہے, یعنی کہ جتنے زیادہ پی ایس ڈی پی کا اماؤنٹ ہوگا اتنا ہی ترقیاتی پروجیکٹس ہوں گے, اتنا ہی ہمارے پاس آپشنز موجود ہوں گے, اور اتنا ہی ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی ایک ورک آؤٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گی. تو آج ہم یہ بھی بات کریں گے, اور صنعتی ترقی اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے فروغ کے لیے گورنمنٹ کے انیشیٹیوز آج ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. کتنے زیادہ ضروری ہیں یہ انیشیٹیوز, اور کتنی گورنمنٹ نے اس بار کوششیں کی ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کو فروغ ملنا چاہیے, ٹیکسٹائل سیکٹر پرفارم کرنا چاہیے, ہمارے پاس کتنی مارکٹس ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, اس سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. صنعتی ترقی کسی بھی معیشت کی مضبوطی, روزگار کے مواقع, سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافے کا بنیادی ذریعہ ہوتی ہے. ٹیکسٹائل شعبہ پاکستان کی برآمدات, زر مبادلہ کے حصول اور لاکھوں افراد کے روزگار میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اس شعبے کی ترقی سے معاشی نمو, صنعتی پیداوار اور قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. رواں مالی سال میں حکومت نے صنعتی ترقی اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے فروغ کو معاشی پالیسی کا اہم ستون قرار دیا ہے. وفاقی بجٹ کے مطابق مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو کا ہدف 4.2%
5% मुकर्रर किया गया है, जबकि सनती शोबे के लिए 4.3%, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4.7% और बड़े पैमाने की सनत के लिए 3.5% नमू का हदफ रखा गया है। हुकूमत ने सनती शोबे की मुसाबकत बढ़ाने के लिए कौमी टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत खाम माल और दरमियानी दर्जे की सनती अशिया पर दरामदी ड्यूटियों में मरहलावार कमी का अमल शुरू किया है। इस इक़दाम का मकसद सनती पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा है। टेक्सटाइल सेक्टर, जो पाकिस्तान की बरामदात का सबसे बड़ा शोबा है, के लिए हुकूमत ने बरामदात पर मबनी तरक्की की हिकमत अमली अपनाई है। वजारत तिजारत की मुजव्वज़ा टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी 2025-30 के तहत टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामदात का हदफ 19.37 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। हुकूमत जदीद मशीनरी, वैल्यू एडेड मसनूआत और नई आलमी मंडियों तक रसाई के जरिए बरामदी इस्तेदाद बढ़ाने पर जोर दे रही है। रवा माली साल के बजट में बरामदी सनतों पर कोई बड़ा इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया, जबकि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और सरमायाकारी की सहूलतों को जारी रखने का ऐलान किया गया है, ताकि सनतकार जदीद टेक्नोलॉजी और पैदावारी सलाहियत में सरमायाकारी कर सकें। सरकारी इक्तसादी जायजे के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल सनती शोबे ने 4.77% नमू हासिल की, जबकि टेक्सटाइल सनत में 2.15% और वियरिंग अपैरल में 7.62% इजाफा किया गया। हुकूमत को तवक्को है कि तवानाई इस्लाहात, कम होती महंगाई, शरह सूद में कमी और टैरिफ इस्लाहात के नतीजे में रवा माली साल में सनती और टेक्सटाइल शोबों की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। मजमूई तौर पर हुकूमत के इक़दामात का महवर सनती पैदावार में इजाफा, पैदावारी लागत में कमी, बरामदात के फरोग, गैर मुल्की सरमायाकारी के हुसूल और टेक्सटाइल सेक्टर को आलमी मंडी में ज्यादा मुसाबकी बनाना है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। हम टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट के नंबर्स में एक कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 8.5% जीडीपी है, तो ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं हेफ्टी अमाउंट है। और यहाँ पर अगर नेशनल जीडीपी की बात करें तो इसको बढ़ाने के लिए और इसकी यानी कि अगर हम टोटल एक्सपोर्ट के हवाले से देखें तो तकरीबन 50% इसमें जो है वो टेक्सटाइल के नंबर्स शामिल हैं। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करें तो ऑर्गेनाइज यानी कि अगर हम थोड़ी सी फॉर्मल इंडस्ट्रीज देखें तो वो भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं पाकिस्तान में, और इनफॉर्मल यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर ही एक अच्छे इंडस्ट्रीज की तरफ लेके जा रही हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के फोकस के लिए एक्सपोर्ट के अंदर यानी कि हमारे जो एक एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए ये ऑप्शंस बजट में रखे जा रहे हैं। तो ये क्या इकदाम होंगे, आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं मियां साद हसन साहब। आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको भी वेलकम करते चलते हैं इन द शो। और हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जवाद रिजवी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले मैं जवाद साहब से पूछना चाहूँगी, जवाद साहब, जहां हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, 10 जून को यकीनन बजट पेश किया जाएगा और इसके अंदर एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाने के लिए, खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ़रोग के लिए काफ़ी चीज़ें रखी जा रही हैं। तो इस बार 2026-2027 बजट के अंदर टेक्सटाइल के नंबर्स को बढ़ाने के लिए और साथ साथ जो इकदाम हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इस पूरे ही पैकेज को आप कैसे देखते हैं और इस पूरे साल को कैसे समराइज करेंगे? जी नताशा, देखें जो हमने 2025-26 का साल है उसमें अगर हम इनिशियल देखें 5-6 महीने 7 महीने बहुत अच्छे चले, लेकिन जब हमने देखा कि गल्फ़ की वार हुई और अमेरिका और ईरान का जो कशीदगी बढ़ती गई और जंग शुरू हुई, तो बहुत सारे जो हमारे फंडामेंटल्स थे, हमारे नंबर्स थे, वो चीज़ें ग्लोबल इकॉनमी में डिस्टर्ब हुई। उसने ओवरऑल हमारी जो इकॉनमी के ऊपर, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर प्रेशर डाला। लेकिन वो प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से नहीं पड़ सका कि इससे हम कहेंगे हमारी इंडस्ट्री जो है उसकी प्रोग्रेस रुकी हो। डेफिनेटली पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ा तो हमें भी फ़र्क पड़ा उससे, लेकिन ये कि उस तरीके से नहीं, क्योंकि हमारी पीछे से परफॉर्मेंस बेहतर थी तो हमने उसको जिसे कहते हैं मैनेज कर लिया। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो हुकूमत है उसने 2026-27 का जो बजट की तैयारी हो रही है, उससे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड किया, उनसे मीटिंग्स की। जो हमारे कंसर्न जो ऑफिशल्स हैं, हमारे बेशक FBR है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनसे साथ बैठ के बातचीत की, इनके मसाइल सुने और उनकी जो प्रपोज्ड क्या नाम है जो इस्लाहात हैं उनके ऊपर काम करने के लिए अंदिया दिया, जिसमें एक बहुत जो बड़ा पैकेज कहा जा रहा है कि टैक्स में लेके आएंगे, कि टैक्सों में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर है, उसके लिए कोई 200 अरब रुपए का जो है एक टैक्स का जो है पैकेज लाया जाएगा, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके।
اب کیونکہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو لیڈنگ سیکٹر ہے ہمیشہ سے ایکسپورٹس کے اندر, تو ہم نے ٹیکسٹائل کو لے کے چلنا ہے کیونکہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو جو ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کے ایشوز ہیں مینلی اس میں ہمارے انرجی کی کاسٹ ہے, وہ ہماری تمام جو سیکٹرز ہیں ان کو ہیمپرڈ کر رہی ہے, اور جو ایکسپورٹنگ سیکٹر ہے اس کو زیادہ ہیمپرڈ کرتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹیو نہیں رہتی ہماری پروڈکٹس. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, ویلیوڈ سیکٹر ہے, اپیرل سیکٹر ہے, اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے انسینٹیوائز کی جائے, ان کی انرجی کو کس طرح انسینٹیوائز کیا جائے کہ ان کو ہم ایک اچھے جو کمپٹیٹیو ریٹس دے سکیں جس سے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ریڈیوس ہو اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹیو ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, تو اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اس میں ہم کسی بھی سیکٹر کو بلینکٹ سبسڈی نہیں دے سکتے کیونکہ آئی ایم ایف اس کے اوپر آپ کے اوپر ریسٹرکشنز لگاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی ڈیسیجنز ہے پروڈنٹ ڈیسیجن ہے, ایک تھن اسٹرنگس کے اوپر موو کر رہی ہے, وہ ذرا سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. بہت سمارٹلی, بہت کیلکولیٹڈ موومنٹس ہو رہی ہیں, کیلکولیٹڈ ڈیسیجنز ہو رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹریل گروتھ بھی واپس اسی مومنٹم پہ آئے اور ہمارا جو آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ڈسٹرب نہ ہو, اور سم ہاؤ ہم اس طریقے سے اس کو مینیج کریں کہ ہماری امپلائمنٹ جنریشن بھی ہو, امپلائمنٹ ایکٹیویٹی بھی ہو, اور اس سے ہمارا پورا جو اکنامک ایکٹیویٹی ہو اس کو پش ملے. اب انڈسٹریل سیکٹر کے اندر ایک ہماری ایک چیز اور ہے کہ ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, میڈیم اسکیل مینوفیکچرنگ, اس کو جو ہے کاٹیج انڈسٹری یا اسمال اینڈ میڈیم اسکیل جو انٹرپرائزز ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے انڈسٹریل جو ہمارے منسٹر ہیں ہارون اختر صاحب, وہ ایکسٹینسیولی کام کر رہے ہیں. وہ اس پہ فوکس ہے کہ ہم نے ایس ایم ای سیکٹر کو کس طرح پروگریس کرنا ہے, اس کو کس طرح گرو کرنا ہے, اس کو ہم نے جو ہے فارمل سیکٹر میں کس طرح لے کے آنا ہے, ہم نے اس کو اویلیبلٹی آف فائنانسز کو کس طرح انشور کرنا ہے, تاکہ جو بیک بون ہے پوری دنیا میں جو لارج اسکیل ہوتا ہے اس کی جو بیک بون ہوتی ہے ایس ایم ای ہوتا ہے یا کاٹیج انڈسٹری ہوتا ہے. تو گورنمنٹ نے ایک پیرل پالیسیز کوالٹی اور انفارمل اور اسمال اسکیل جو انڈسٹری ہے, اسمال اور میڈیم اسکیل انٹرپرائزز ہیں ان کے لیے کر رہی ہے, اور دوسری طرف لارج اسکیل جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے, ہماری ایکسپورٹنگ سیکٹر ہے, اس کو فوکس کر رہی ہے. تو ان دونوں کو جوائنٹ کرنا ہے, ان دونوں کو ہم نے کلب کرنا ہے, لنک کرنا ہے. مور افیکٹولی ہم اس کو لنک کر لیں گے تو ہماری اتنی ہی پروڈکشن بھی بڑھے گی, اتنی ہی ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, اور اوور آل ایک اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے بہتری کی طرف جائے گی. رائٹ, آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں اور خاص کر جو گورنمنٹ کی آپ نے ڈائریکشنز بتائی ہیں وہ بھی واضح ہیں. ظاہر سی بات ہے وی آر ان دی آئی ایم ایف پروگرام, تو بڑے ہی کیلک ڈیسیجنز جو کہ ہم گورنمنٹ کی جانب سے لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ بھی واضح ہیں. اور ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے بتائیں کہ آئل پرائسز, سب کہتے ہیں کہ پاکستان کو تو اجازت ہے تو وہاں پہ کوئی جو ہے وہ ہمارے پرائس نہیں بڑھنے چاہیے, لیکن انشورنس جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس کا امپیکٹ آف کورس لوکل پرائسز پہ امپیکٹ آتا ہے. تو یہ دس از دا ریزن کہ یہ کیلکولیٹڈ ڈیسیجنز جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں. میں سعد صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. سعد صاحب ویری وارم ویلکم. یہ بتائیے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور خاص کر انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بات کریں تو اس سال کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں, اور جو خاص کر ایکسپورٹر حضرات سے میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی اور انہیں یقین دہانی کروائی بھی گئی ہے, اور اس سے پہلے بھی جو ایوارڈز دیے گئے تھے ایکسپورٹرز کو آپ کو یاد ہوگا کہ بیسٹ ایکسپورٹر اور جو ایک لارجرز کو, تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانے کے لیے ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں؟ جی نتاشا, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. بیسکلی جو آپ نے کوشچن کیا اور میں اس چیز میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ کے انیشیٹیوز کو. آج سے پہلے کبھی بھی ہمارے انڈسٹریلز کو, بزنس کمیونٹیز کو اتنا آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا جو اس گورنمنٹ نے لیا, اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم مین اسٹیک ہولڈر ہیں. جب تک ہمیں بلا کے ہمارے مسائل نہیں پوچھیں گے تب تک کیسے جو ہے وہ ہم اس چیز کو تھرو آؤٹ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی آپ نے بات کی. ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایک چیز میں بالکل جو کرنا چاہوں گا کیونکہ گراس روٹ لیول سے ٹیکسٹائل سیکٹرز کے ساتھ کافی سارے شعبے جو ہیں وہ منسلک ہوتے ہیں, اور گراس روٹ لیول پہ جو کاٹن گروورز ہے وہاں سے ہماری جو ہے وہ ٹیکسٹائلز کا جو را مٹیریل جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. آج سے پہلے جو ہماری جو کاٹنز ہیں, ہم ساؤتھ پنجاب میں دیکھ لیں کہ سب سے اچھی اور پریمیم کاٹنز ہوتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس پہ کام نہیں کیا, اس کاٹن کی کوالٹی پہ کام نہیں کیا, اور گروورز کو ہم نے اس طریقے سے فیسلیٹیٹ اور ان کو جو ہے وہ انفارمیشن نہیں دی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. تو کاٹن میں ہماری ڈسکریج ہوئی, جو ہماری یہ ایگریکلچر جو ایگری کاٹن ہے, بالکل اس میں سب سے پہلے ہمیں ایگریکلچرز پہ جو کاٹنز کو جو ایک زون بنانا چاہیے جہاں پہ کاٹن
अच्छी आती है वहाँ पे कॉटन ही कंटिन्यू करनी चाहिए, ना कि उसकी जगह कॉटन, जब फार्मर्स को उसकी जो आस्किंग प्राइस नहीं मिलेगी, उसके खर्चे पूरे नहीं होंगे, तो वो शिफ्ट होगा। अब इसके चीज़ पे रॉ मटेरियल जो हम बाहर से आप मंगवा रहे हैं, एक टाइम पे कॉटन हम एक्सपोर्ट करते होते थे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ऑन ग्रोअर्स ग्रास रूट लेवल पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, पीएम साहब ने और जो है हमारे मिनिस्टर साहब ने हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट्स को और फेडरेशन एफपीपीसीआई के प्रेसिडेंट्स को बुलाया, हमारे मसाइल सुने, बल्कि उनने बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है वो एक मेजर इशू है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जो हमारी जो पॉलिसी है, जो कंसिस्टेंसी पॉलिसी है, जिसमें जो टैक्सेस हैं, उस टैक्सेस को हमें ज़रा एक लॉन्ग टर्म हमें पॉलिसी जो है वो लेके आने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, ताकि जो है वो जो इंडस्ट्रियल है वो डिस्करेज ना हो और इंडस्ट्री लगाए और टेक्सटाइल को जो है वो ग्रूम करे। तो मैं क्या पूरे इंडस्ट्रियल जो है वो पूरे होप है उनको इस गवर्नमेंट पे, और इंशाल्लाह जो है वो जो इनिशिएटिव आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस ये करना चाहूँ कि जो जितनी भी हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, 50 to 60% टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो इनको जो है वो इसका पार्ट है। और इसमें से भी हमारा जो 2024 की हम फिगर देखें तो हमने तकरीबन जो हमारी ईयू और यूके की जो मार्केट है वो $9 बिलियन की जो हमने एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ ईयू और यूके पे दी है। हमारे पास जो है वो जीपीएस प्लस का स्टेटस है, जिसमें हमें मोर कंसेशंस मिल सकती हैं। जी। तो इसके अलावा जो है मैं इस चीज़ पे भी हम डिस्कशंस की हमने हमारे जो टेक्सटाइल्स के जो इंडस्ट्रियल्स और प्रेसिडेंट और पीएम साहब से कि हमें जो है अब नई मार्केट की तरफ भी जाना चाहिए, हमें टेक्सटाइल पे compete करना है। अगर अपने हमें नई जो है मार्केट की तरफ जाना है, हमने सेंट्रल एशियन की कंट्रीज की तरफ जाना है, ना कि हम डिपेंडेंट रहें यूके, यूएसए या फिर हम यूरोप पे। तो इंशाल्लाह होप बहुत अच्छी बातें हुई हैं और मैं बड़ा उम्मीद हूँ इस गवर्नमेंट के ये मिल के इंशाल्लाह हम इस चीज़ को इसके फिगर्स को बढ़ाएंगे। राइट। साद साहब ने हमारी जो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से या इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जो कमेंट दिए वो ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में हमें वाज़े तौर पे इम्प्लीमेंट होते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि बजट जो है वो 10 जून को पेश किया जा रहा है। मैं जवाद साहब आपसे पूछूंगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के और ख़ासकर जो सिपैक 2.0 के हवाले से जो ऑप्शंस अब हमारे पास आ रहे हैं, इसमें हम किस तरीके से बजट को मद्देनज़र भी रखें कि बजट में भी टैक्स रिलीफ भी होगा और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ सकती है। तो इसको आप इस बजट के हम कह सकते हैं कि इस बजट के तनस्सुर में कैसे देखेंगे, और दूसरा ये कि ओवरऑल आने वाले दिनों में जो हमारे पास हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स या हमारे पास सेक्टर्स जो ऐड ऑन हो रहे हैं, हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो ऐड ऑन हो रही है, उसके हवाले से क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? जी नताशा, देखें अभी टेक्सटाइल के ऊपर बात हो रही थी और कॉटन के ऊपर बात की साहब ने, तो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो गवर्नमेंट ने ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रही है उसके अंदर हमारा एक्चुअल, तो हम जब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो एग्रो बेस्ड एक्सपोर्ट है, एग्रो लेड एक्सपोर्ट है। हमने कॉटन को प्रोटेक्ट करना है। कॉटन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लिए जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज है ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर हमने उसको प्रोटेक्ट करके और फोकस करना है कि हम वहाँ से अपनी सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस करें, और जिससे हमारी एक तो जो कॉटन का इंपोर्ट बिल कम हो और उसको हम अपनी वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करें। दूसरा ये है कि अब हमने सिर्फ कॉटन के ऊपर या टेक्सटाइल के ऊपर नहीं रहना, क्योंकि हमने जब तक अपनी बास्केट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ ऐड नहीं करेंगे, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स को ग्रो नहीं कर सकती। टेक्सटाइल में कभी किसी किस्म की प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम फिर हमारी एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। तो उसके अंदर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑलरेडी पिछले साल हमने देखा कि जो आईटी टेलीकॉम और जो हमारी इस सेगमेंट है उसके ऊपर बहुत फोकस किया गया, उनके जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया गया। तो आपने देखा कि हमारा आईटी और टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्पेशली जब हम आईटी की बात करते हैं, हमारा जो आईटी सेक्टर है उसने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया। इसमें हमारा जो इसका आईटी का सर्विसेज सेक्टर है, जिसको हम फ्रीलांसर्स का सेक्टर भी कहते हैं, तो उनकी देखें इस साल की जो डॉक्यूमेंटेड पेमेंट है वो $1 बिलियन के करीब पहुंच गई है। इट इज़ नॉट समवेयर $960 मिलियन, इट विल क्लोज बाय द जून $1 बिलियन। तो ये वो सेगमेंट्स हैं जिनको हमने साथ साथ पैरेलल लेके चलना है। जब ग्रीन इनिशिएटिव की बात करते हैं तो ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर भी हमने सेक्टर्स को ऐड करना है जो हमारी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करे। हम सिर्फ कॉटन के ऊपर या हम सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर या टेक्सटाइल के वैल्यू एडिड के ऊपर ना रहें। अगर हम देखें हमारे माजी के अंदर हम देखते थे कि हमारा सियालकोट का एक मेजर सेक्टर है। सियालकोट के अंदर हमारी 5 मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेनली एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज़ हैं। उनका जो
जो प्रोडक्शन है वो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट होती है, जितने स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो सारी हमारी मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स होती हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन उनकी कम है, एक्सपोर्ट्स कंजम्पशन ज़्यादा है। इस तरह हमारी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शन है वो सारी मेनली एक्सपोर्ट है, डोमेस्टिक भी यूज़ होती है लेकिन एक्सपोर्ट होती है। अब हम इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं कि वो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल बनता है इंटरनेशनल मार्केट में, जो हमारा जो इक्विपमेंट्स है मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो जाके उनके रॉ मटेरियल होते हैं, उसमें वैल्यूडेशन करते हैं, वो उसको वैल्यूडेशन करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो जो वैल्यूडेशन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमें उसके ऊपर यहीं पे फोकस करना पड़ेगा, वो वैल्यूडेशन हम पाकिस्तान में करें, हम फिनिश प्रोडक्ट लेके जाएं इंटरनेशनल मार्केट में, जो हम पहले भी लेके जाते रहे। इस तरह हमारा कटलरी सेक्टर है, इस तरह हमारा जो शूज सेक्टर है एक बहुत अच्छा सेक्टर है, इसमें चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है कि हमारी शू की एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो ये वो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, अगर हम इसको अपने जेलन करते जाएं और उसके साथ सपोर्ट करते जाएं, कनेक्ट करते जाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि हमें एक अच्छी हफ्ती जो एक्सपोर्ट है 10, 12, 15 बिलियन डॉलर की यहीं से मिल जाएगी। और जो हमारा जो एपरल सेक्टर है, वैल्यूएडेड सेक्टर है, कॉटन में मेजर एक्सपोर्ट जो हमारा वैल्यूएडेड एपरल सेक्टर का है, तो गवर्नमेंट उसी को फोकस कर रही है कि वैल्यूएडेड में जब आप जाएंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट पहले बिल्कुल सही फरमाया जवाद साहब। मैं साद साहब से पूछना साद साहब, अब ऑफ कोर्स ये जो बजट आ रहा है इसको कहा गया है कि एक्सपोर्ट लेड बजट होगा, तो आप समझते हैं कि अब जब बजट आएगा तो हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, और मजीद ये कि अब जबकि हम देख भी रहे हैं हमारे रेमिटेंसेस भी बढ़ चुके हैं, हम फिस्कल डिसिप्लिन को भी सही कर रहे हैं, जहां हमारे डेफिसिट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, वहीं हम एक्सपोर्ट के हवाले से जो इनिशिएटिव्स हैं उसके लिए कितने पुरुमीद है इस बजट के अंदर? देखें, अभी हम तो पूरी उम्मीद है, लेकिन अब जब बजट आएगा तब हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से हमें रिलीफ दिया है, क्योंकि हमने सारी जो इश्यूज थे हमारे एक्सपोर्टर्स के, टेक्सटाइल्स के और डिफरेंट जो हमारे जो सेक्टर हैं एक्सपोर्ट में, हमारे पास काफ़ी सारी जो फार्मा के आइटम्स, सियालकोट से स्पोर्ट्स गुड्स की आइटम्स, और जिस तरह बात की कि वैल्यू एडिड जो है ना वो आइटम हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, और एक्सपोर्ट जब तक इंडस्ट्री रिवाइव नहीं करेगी हमारी एक्सपोर्ट का नंबर जो है इंक्रीज नहीं हो सकता, और जब तक हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे अपनी इंडस्ट्री को इन द शेप ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी का सबसे बड़ा मसला है हमारे, उसके अलावा सेकेंडली जो टैक्सेस हैं हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि हमने जो टैक्स नेट में आ जाता है, हमें हमारे जो मुल्क में टैक्स नेट का जो दायरा डिस्कशन हो चुकी है ना इस पर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि मजीद जो टैक्स पेयर हैं उनको स्क्वीज नहीं किया जाएगा बल्कि नए टैक्स पेयर ढूंढे जाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद रहे जवाद रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज में मौजूद रहे। आज हम देख रहे हैं कि बजट के हवाले से तमाम जहां गहमा गहमी दिखाई दे रही है बजट के हवाले से, जब चीज़ें सामने आ रही हैं, वहीं रिलीफ के हवाले से जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। तो मजीद हम यही चाहते हैं कि 10 जून को जब बजट पेश किया जाएगा और गवर्नमेंट बड़ी ही कैलकुलेटेड सब्सिडीज देने के मूड में है, तो यकीनन यहाँ पे चीज़ें जो है वो बेहतरी के तौर पर ही सामने आएंगी। दैट इज इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।